भाग एक। सुबह का सन्नाटा, समुद्र की हवा और मेरी आवाज। नमस्ते, मैं मीरा जोशी हूँ। लोग मुझे प्यार से मीरा दी कहते हैं। मेरी उम्र अब 68 साल हो गई है, लेकिन आवाज अभी भी वैसी ही रहती है जैसे 20 साल पहले थी। कम से कम श्रोता ऐसा ही कहते हैं। मैं केरल के कोच्चि शहर में रहती हूँ। यहाँ समुद्र बहुत करीब है। सुबह 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि पुरानी आदत छूटती नहीं। खिड़की से हवा आती है तो नमक की गंध महसूस होती है। मन शांत हो जाता है। फिर चाय बनाती हूँ, धीरे धीरे पीती हूँ। बरामदे में बैठकर आसमान देखती हूँ। अंधेरा धीरे धीरे हटता है, इसलिए दिन की शुरुआत अच्छी लगती है। 5 बजे के करीब मैं घर से निकलती हूँ। स्टूडियो यहाँ से 20 कदम दूर है। छोटा सा भवन है, 2 मंजिल का। दीवार पर नीला रंग है, पर अब उतर गया है। बोर्ड लगा है, रेडियो तरंग 157.7। अक्षर धुंधले हो गए हैं, फिर भी पढ़े जाते हैं। मैं हर सुबह यहाँ आती हूँ। 41 साल से यही रास्ता चलती हूँ। आज भी दरवाजा खोलती हूँ तो दिल धड़कता है। पहले दिन की धड़कन अभी तक रहती है। मैं अंदर जाती हूँ। कमरा छोटा है, पर मुझे बहुत प्यारा लगता है। माइक सामने है, कुर्सी पुरानी है लेकिन आरामदायक है। मेज पर एक गिलास रखती हूँ पानी भरकर। फिर हेडफोन पहनती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, सांस लेती हूँ। 5:55। मैं स्विच ऑन करती हूँ। लाल बत्ती जलती है। ये संकेत है कि प्रसारण शुरू हो गया। मैं धीरे से मुस्कुराती हूँ। ये मुस्कान आवाज में सुनाई देती है, श्रोता जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये मीरा जोशी बोल रही हूँ। रेडियो तरंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह खूबसूरत है, समुद्र शांत है, हवा ठंडी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दिन। ये लाइन मैं हजारों बार बोल चुकी हूँ, फिर भी हर बार लगता है जैसे घर आ गई हूँ, जैसे परिवार से बात कर रही हूँ, क्योंकि श्रोता मेरे परिवार हैं। वो हर सुबह मेरा इंतजार करते हैं, इसलिए मैं कभी लेट नहीं होती। आज मेरे पास एक चिट्ठी है, श्रोता भेजते हैं, मैं पढ़ती हूँ। ये परंपरा पुरानी है। पत्र ईमेल से आते हैं, कभी कभी डाक से भी। मैं उन्हें संभाल कर रखती हूँ। आज का पत्र त्रिशूर से आया है। एक बुजुर्ग माँ ने लिखा है। मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ। मीरा जी, मेरा बेटा दुबई में काम करता है। पिछले 3 साल से घर नहीं आया। आर्थिक तंगी है, इसलिए टिकट नहीं खरीद पाता। मैं उसकी आवाज़ें सुनती हूँ तो दिल भर आता है, लेकिन आपकी आवाज़ सुनकर हिम्मत मिलती है। आप हर दिन कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ। मैं पत्र पढ़ती हूँ तो गला भर आता है, फिर भी आवाज़ स्थिर रखती हूँ। माइक के सामने कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि श्रोता ताकत ढूंढ रहे हैं। देखिए, जिंदगी कभी कभी मुश्किल हो जाती है। हम सब ने बहुत मेहनत की है, इसलिए हिम्मत मत हारिए। आपका बेटा जरूर घर आएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं ये कहती हूँ तो खुद को भी समझाती हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे दूर हैं। बेटा अमेरिका में है, बेटी बेंगलुरु में। वो साल में एक बार आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते। व्यस्त हैं, ये मैं जानती हूँ, फिर भी दिल तो माँ का है। मेरे पति का नाम राजेश था। वो 12 साल पहले गुजर गए। दिल का दौरा पड़ा था अचानक। उस दिन भी मैं स्टूडियो में थी। खबर मिली तो मैं भागी, लेकिन देर हो गई थी। उनकी आंखें बंद थीं। मैं रोई नहीं, क्योंकि सदमा बहुत ज्यादा था। बाद में रोई, रात भर रोई। फिर सुबह हुई तो फिर से स्टूडियो आ गई, क्योंकि राजेश जी कहते थे, तुम्हारी आवाज हजारों लोगों को सुकून देती है, रुकना मत। तो मैं नहीं रुकी, आज तक नहीं रुकी। स्टूडियो में मेरे साथ एक तकनीशियन काम करता है। उसका नाम सुरेश है। उम्र 45 के करीब होगी। शांत स्वभाव का है, बोलता कम है, लेकिन काम अच्छा करता है। मैं उसे भाई कहकर बुलाती हूँ। वो मुझे भी कहता है। आज प्रसारण के बाद मैं बाहर आती हूँ तो सुरेश भाई खड़ा है। उसके चेहरे पर चिंता है। मैं पूछती हूँ, क्या हुआ? वो कहता है, दी, मालिक साहब आए थे, कह रहे थे कि स्टेशन बंद हो सकता है। मेरे हाथ ठंडे हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? सच में दी, श्रोता कम हो गए हैं, विज्ञापन नहीं मिल रहे, खर्चा ज्यादा है। मैं कुछ नहीं कहती। अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। दिल तेजी से धड़कता है। मन में सवाल उठते हैं। अगर स्टेशन बंद हुआ तो मैं क्या करूंगी? मेरी पहचान यही है, मेरा घर यही है। शाम को घर आती हूँ तो बेटी का फोन आता है। मैं उठाती हूँ। हेलो माँ, कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। माँ, तुम अभी भी रेडियो पर जा रही हो? हाँ, क्यों? माँ, अब छोड़ दो ना।
तुम्हारी उम्र हो गई है, यहाँ बेंगलुरु आ जाओ, हमारे साथ रहो। मैं चुप रहती हूँ। बेटी की बात सही है, फिर भी मन नहीं मानता। सोचूंगी, माँ प्लीज, अकेले रहना खतरनाक है। हाँ बेटा, फोन रख देती हूँ। खिड़की के पास जाती हूँ। समुद्र दिखता है, लहरें आती हैं, जाती हैं। मैं सोचती हूँ, क्या सच में मेरा समय खत्म हो गया? क्या मुझे अब चुप हो जाना चाहिए? रात को नींद नहीं आती। राजेश जी की तस्वीर देखती हूँ। वो मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनसे पूछती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? जवाब नहीं मिलता, लेकिन दिल में एक बात साफ है, मैं हार नहीं मानूंगी। जब तक श्रोता हैं, मैं बोलती रहूंगी, क्योंकि मेरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जो मुझे सुनते हैं। सुबह फिर आएगी, मैं फिर माइक के सामने बैठूंगी। ये मेरा वादा है। दियाइस भाग 2, पहला झटका, आखिरी महीने का नोटिस। सुबह का प्रसारण खत्म होता है तो मैं हमेशा की तरह हेडफोन उतारती हूँ, पानी पीती हूँ, गला सूख गया है। स्टूडियो से बाहर निकलती हूँ तो सुरेश भाई खड़ा है। उसके चेहरे पर वही चिंता है जो कल थी। दी, मैनेजर साहब बुला रहे हैं। मेरे कदम रुक जाते हैं। अभी? हाँ दी, ऊपर के कमरे में बैठे हैं। मैं सीढ़ियां चढ़ती हूँ, धीरे धीरे चढ़ती हूँ क्योंकि घुटने दर्द करते हैं। दूसरी मंजिल पर मैनेजर साहब का कमरा है। दरवाजा खुला है। मैं दस्तक देती हूँ। आइए मीरा जी। मैनेजर साहब का नाम विनोद त्रिपाठी है। उम्र 50 के आसपास होगी। मोटे फ्रेम का चश्मा पहनते हैं। आवाज सख्त है लेकिन दिल नरम है। मैं उन्हें 10 साल से जानती हूँ। वो मुझे इज्जत देते हैं, फिर भी आज उनकी आंखों में कुछ अलग दिखता है। बैठिए। मैं कुर्सी पर बैठती हूँ। मेज पर कागज फैले हुए हैं। एक फाइल खुली है। विनोद साहब उसे देखते हैं, फिर मेरी तरफ देखते हैं। मीरा जी, आप इस स्टेशन की जान हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन वो रुक जाते हैं। मैं इंतजार करती हूँ। दिल तेजी से धड़कता है। देखिए, जमाना बदल रहा है। श्रोता अब यंग वॉइस सुनना चाहते हैं, ट्रेंडी कंटेंट चाहते हैं। आपका स्टाइल पुराना हो गया है। उनकी आवाज नरम है, पर शब्द कठोर हैं। मैं कुछ नहीं कहती, बस सुनती हूँ। मैनेजमेंट ने फैसला लिया है, अगले महीने से आपका शो बंद हो जाएगा। एक नई आरजे आएगी। उसकी उम्र 25 साल है। सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोवर्स हैं। वो एक कागज आगे बढ़ाते हैं। मैं उसे देखती हूँ। ऊपर लिखा है, समाप्ति सूचना। नीचे मेरा नाम है, तारीख है, 1 महीने का नोटिस है। मैं कागज उठाती हूँ। हाथ कांपते नहीं, क्योंकि मैं खुद को संभाले रखती हूँ। धीरे से मुस्कुराती हूँ। जी, समझती हूँ। विनोद साहब राहत की सांस लेते हैं। शायद उन्हें लगा था कि मैं रोऊंगी या बहस करूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि रोना कमजोरी है और बहस करना बेइज्जती है। मीरा जी, आप समझदार हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा। कंपनी आपको 3 महीने का पूरा वेतन देगी, साथ ही एक सम्मान समारोह भी होगा। मैं खड़ी होती हूँ। शुक्रिया साहब। नीचे आती हूँ तो पैर लड़खड़ाते हैं। सुरेश भाई सहारा देते हैं। दी, सब ठीक है? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। मैं स्टूडियो में जाती हूँ, दरवाजा बंद करती हूँ, कुर्सी पर बैठती हूँ। माइक सामने है, लाल बत्ती बुझी हुई है। मैं उसे देखती रहती हूँ। 10 मिनट गुजर जाते हैं, फिर 20 मिनट। कुछ सोचती नहीं, बस खाली महसूस करती हूँ। कॉरिडोर की ट्यूबलाइट झपकती है, कभी जलती है, कभी बुझती है, जैसे मेरा करियर भी टिमटिमा रहा हो। मैं खिड़की के पास जाती हूँ। बाहर समुद्र दिखता है, लहरें शांत हैं, आकाश साफ है। दुनिया वैसी ही है, लेकिन मेरी दुनिया बदल गई है। घर लौटती हूँ तो दोपहर के 2 बज गए हैं। गर्मी बहुत है, सड़क सूनी है। मैं धीरे धीरे चलती हूँ। घर का दरवाजा खोलती हूँ। अंदर ठंडक है, क्योंकि पंखा चल रहा है। मेरे पति रमेश जी सोफे पर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है। उनकी उम्र 70 साल है। रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। शांत स्वभाव के हैं। बोलते कम है। मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं करते। मैं बगल में बैठती हूँ। वो मैच देखते रहते हैं। मैं कुछ नहीं कहती। 5 मिनट गुजर जाते हैं। फिर मैं बोलती हूँ, सुन रहे हैं? हाँ, स्टेशन ने मुझे नोटिस दे दिया। अगले महीने से मेरा शो बंद हो जाएगा। वो नजर नहीं उठाते। स्क्रीन पर बल्लेबाज छक्का मारता है। वो हल्के से मुस्कुराते हैं, फिर बोलते हैं, अच्छा है, अब आराम करो, उम्र भी हो गई। मेरा दिल बैठ जाता है। मैं उनसे तसल्ली की उम्मीद कर रही थी, हिम्मत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा। बस इतना ही, और क्या कहूँ? मैं तो पहले से कह रहा था कि छोड़ दो।
तुमने सुना नहीं। अब मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। मैं खड़ी हो जाती हूँ, रसोई में जाती हूँ, चाय बनाती हूँ। हाथ कांपते हैं, इसलिए चीनी ज्यादा पड़ जाती है। मैं चाय पीती हूँ, मीठी लगती है, लेकिन पी लेती हूँ। शाम को बेटा फोन करता है। उसका नाम अमित है। अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पिछले साल एक बार आया था। 3 दिन रहा, फिर चला गया। हेलो माँ, कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। मम्मी, मैंने दीदी से बात की। वो कह रही थी कि तुम अभी भी रेडियो पर जा रही हो। हाँ बेटा। मम्मी, क्यों? अब तो रिटायर हो जाओ। हम तुम्हारे लिए पैसे भेज देंगे। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। मैं चुप रहती हूँ। बेटा समझता नहीं कि ये सिर्फ काम नहीं, मेरी पहचान है। बेटा, मुझे अच्छा लगता है। मम्मी प्लीज, अब बुढ़ापे में आराम करो। डैड के साथ समय बिताओ, ट्रैवल करो। फोन रखने के बाद मैं छत पर जाती हूँ। रात हो गई है, तारे दिख रहे हैं, समुद्र की आवाज आ रही है। मैं सोचती हूँ, सब कह रहे हैं कि छोड़ दो, सब कह रहे हैं कि अब जरूरत नहीं, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि मैं अभी भी जरूरी हूँ। अगले दिन मैं स्टूडियो जाती हूँ, प्रसारण शुरू करती हूँ। आवाज में वही ऊर्जा है, वही गर्मजोशी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पेशेवर हूँ। निजी दोहा को काम में नहीं लाती। लेकिन प्रसारण के बीच में एक कॉल आती है। लाइव कॉल है। श्रोता बात करना चाहता है, मैं कनेक्ट करती हूँ। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मीरा दी, मैं रवि हूँ, कोझिकोड से बोल रहा हूँ। मैं आपको 15 साल से सुन रहा हूँ। मैं मुस्कुराती हूँ। शुक्रिया। रवि जी। दी, मैं सुन रहा था कि आपका शो बंद हो रहा है। ये सच है? मेरी सांस रुक जाती है। खबर फैल गई है। मैं क्या जवाब दूं? रवि जी, जिंदगी में बदलाव आते हैं। दी, प्लीज मत जाइए। आपकी आवाज हमारे दिन की शुरुआत है। हम आपको खोना नहीं चाहते। उसकी आवाज में दर्द है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन गला रूंध जाता है। मैं जल्दी से म्यूजिक चालू करती हूँ, माइक बंद करती हूँ, आंसू गिरते हैं। मैं उन्हें पोंछती हूँ। सुरेश भाई अंदर आते हैं। दी, ठीक हो? हाँ भाई, बस थोड़ी थकान है। वो चले जाते हैं। मैं अकेली रह जाती हूँ। माइक सामने है, हेडफोन मेज पर है। मैं सोचती हूँ, क्योंकि उम्र हुई इसलिए मैं बेकार हो गई, या फिर किसी को जल्दी थी मुझे भुलाने की। शाम को घर आती हूँ तो एक लिफाफा दरवाजे के नीचे पड़ा है। मैं उठाती हूँ, खोलती हूँ। अंदर एक चिट्ठी है, हाथ से लिखी हुई है। मीरा दी, हम आपके साथ हैं। आपको हटाना गलत है। हम लड़ेंगे। आपके श्रोता। मैं चिट्ठी पढ़ती हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार। दिल में कुछ हिलता है। शायद उम्मीद है, शायद हिम्मत है। मैं चिट्ठी संभाल कर रखती हूँ। रात को नींद नहीं आती। मैं छत पर जाती हूँ। तारे अभी भी चमक रहे हैं। मैं उन्हें देखती हूँ, सोचती हूँ। ये सिर्फ नौकरी का मसला नहीं, ये मेरे अस्तित्व का मसला है। अगर मैं यहाँ हारी तो सब कुछ हार जाऊंगी। मैं तय करती हूँ, मैं लड़ूंगी, चुपचाप नहीं जाऊंगी। भाग 3। गलत नजरें। सम्मान की जगह खामोशी। 3 महीने गुजर गए। अंतिम प्रसारण का दिन याद आता है। स्टेशन में छोटा सा समारोह हुआ था। विनोद साहब ने फूलों का गुलदस्ता दिया, एक प्रमाण पत्र दिया। सबने तालियां बजाईं। मैं मुस्कुराई, शुक्रिया कहा, फिर घर आ गई। अब सुबह 4 बजे आंख खुलती है तो आदत याद दिलाती है, उठो, स्टूडियो जाना है। लेकिन फिर याद आता है कि अब कहीं जाना नहीं। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। छत देखती हूँ। पंखा धीरे धीरे घूमता है। समय रुका हुआ लगता है। रमेश जी खुश हैं। वो कहते हैं, अब तुम घर पर रहोगी? अच्छा है। वो सुबह अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, टीवी देखते हैं, मुझसे बात करते हैं, लेकिन कम, क्योंकि उनके पास कहने के लिए ज्यादा नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। पहले हफ्ते में मैं घर साफ करती हूँ, हर कोना पोंछती हूँ, अलमारी सजाती हूँ, किताबें व्यवस्थित करती हूँ। दूसरे हफ्ते में बगीचा संवारती हूँ, पौधों को पानी देती हूँ, पत्ते तोड़ती हूँ। तीसरे हफ्ते में कुछ नहीं बचता। मैं सोफे पर बैठती हूँ, दीवार देखती हूँ। घंटे गुजर जाते हैं। एक दिन बाजार जाती हूँ, सब्जियां खरीदनी है। दुकानदार मुझे पहचानता नहीं, पहले पहचानता था। कहता था, मीरा दी, आपकी आवाज सुबह सुनता हूँ। आज वो बस पूछता है, क्या चाहिए मैडम? मैं सब्जियां खरीदती हूँ, वजन करवाती हूँ, पैसे देती हूँ, चुपचाप घर आ जाती हूँ। बैंक जाती हूँ तो वहां भी कोई नहीं पहचानता। काउंटर पर लड़की बैठी है, उम्र 25 के करीब होगी। स्मार्टफोन देख रही है। मैं खड़ी होती हूँ, वो ऊपर देखती है।
हाँ, क्या काम है? पासबुक अपडेट करवानी है। वो पासबुक लेती है, मशीन में डालती है, प्रिंट होता है, वापस देती है। और कुछ? नहीं, बस। मैं बाहर आती हूँ, सड़क पर खड़ी होती हूँ। लोग गुजर रहे हैं, सब व्यस्त हैं, किसी को फुर्सत नहीं। मैं उनमें से एक हूँ, बस एक आम बुजुर्ग औरत। कोई मीरा दी नहीं। मॉल जाती हूँ, कपड़े देखती हूँ। सेल्स गर्ल पूछती है, मैडम, क्या दिखाऊं? नहीं, बस देख रही हूँ। ओके, वो चली जाती है। मैं अकेली खड़ी रहती हूँ। शीशे में अपनी परछाई देखती हूँ। बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँव हैं, साड़ी सादी है। मैं कौन हूँ? कोई नहीं। एक दिन रमेश जी कहते हैं, तुम क्यों उदास रहती हो? कुछ काम करो। कैसा काम? कुछ भी। वॉलंटियर बन जाओ, समाज सेवा करो। मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ये सही है। मैं कुछ कर सकती हूँ। कुछ देने की शक्ति अभी भी है। मोहल्ले में एक सामुदायिक केंद्र है, जन सेवा केंद्र नाम है। वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। बुजुर्गों के लिए योग क्लास होती है। मैं वहाँ जाती हूँ। केंद्र का भवन साफ है, सफेद रंग है। बाहर बोर्ड लगा है। अंदर रिसेप्शन है। एक लड़की बैठी है, उम्र 30 के आसपास होगी, चश्मा पहने है, कंप्यूटर देख रही है। मैं उसके पास जाती हूँ। नमस्ते। वो ऊपर देखती है, मुस्कुराती है, विनम्र है, लेकिन आंखों में कड़ापन है। हाँ, बोलिए, मैं यहाँ वॉलंटियर बनना चाहती हूँ। वो मुझे देखती है, ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर कहती है, आपकी उम्र? 68 साल। ओह, आप किस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं? मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ या फिर बुजुर्गों से बात कर सकती हूँ। मैं रेडियो जॉकी थी, इसलिए बात करने में अच्छी हूँ। वो हल्के से मुस्कुराती है। मैडम, देखिए, हमें अभी ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए जो सोशल मीडिया संभाल सकें, डेटाबेस बना सकें, कंप्यूटर काम जानते हो? आप ये कर सकती हैं? मैं चुप रहती हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझे कंप्यूटर कम आता है, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं आता। नहीं, लेकिन मैं सीख सकती हूँ। वो हंसती है, हंसी में व्यंग्य है। मैडम, हमारे पास समय नहीं कि हम किसी को सिखाएं। हमें तुरंत काम करने वाले चाहिए। आप समझ रही हैं ना? मैं समझती हूँ। मैं बेकार हूँ, मैं पुरानी हूँ, मेरी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैं बाहर आ जाती हूँ। कदम भारी हैं, सड़क पर चलती हूँ, लोग गुजर रहे हैं, कोई मुझे नहीं देखता। मैं अदृश्य हूँ। घर आती हूँ तो रमेश जी पूछते हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं। वो लोग किसी और को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ। रमेश जी कुछ नहीं कहते, टीवी देखने लगते हैं। मैं रसोई में जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, बैठकर पीती हूँ। आंसू गिरते हैं, मैं उन्हें पोंछती हूँ, क्योंकि रोने से कुछ नहीं बदलता। रात को दर्पण के सामने खड़ी होती हूँ, अपना चेहरा देखती हूँ। झुर्रियाँव हैं, बाल सफेद हैं, आंखें थकी हुई हैं। मैं खुद से पूछती हूँ, मैं अब किस काम की? जवाब नहीं मिलता, बस खामोशी मिलती है। अगले दिन बेटी का फोन आता है। माँ, कैसी हो? ठीक हूँ। माँ, मैंने सोचा है, तुम यहाँ बेंगलुरु आ जाओ, हमारे साथ रहो। मेरी बेटी भी तुम्हें देखेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं सोचती हूँ, हाँ, शायद ये सही है। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, वहाँ कम से कम परिवार है। मैं सोचूंगी, माँ प्लीज अकेले मत रहो, डैड भी चले आएंगे। फोन रखती हूँ तो रमेश जी पूछते हैं, क्या कह रही थी? बुला रही है बेंगलुरु आने को, तो चली जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं उन्हें देखती हूँ, वो बिना मुझे देखे बोल रहे हैं, जैसे मैं कोई बोझ हूँ, जैसे मेरे जाने से उन्हें राहत मिलेगी। मैं कुछ नहीं कहती, छत पर चली जाती हूँ। रात गहरी है, तारे चमक रहे हैं, समुद्र की आवाज आ रही है। मैं रेलिंग पकड़कर खड़ी होती हूँ, नीचे देखती हूँ। सड़क सुनसान है, एक कुत्ता घूम रहा है, बत्तियां टिमटिमा रही हैं। मैं सोचती हूँ, क्या मेरा जीवन यहीं खत्म हो गया? क्या अब बस दूसरों पर निर्भर रहना है? क्या मेरी कोई पहचान नहीं बची? अचानक एक विचार आता है, मैं फिर से काम कर सकती हूँ। रेडियो नहीं तो कुछ और। मैं अभी भी बोल सकती हूँ, मेरी आवाज अभी भी मजबूत है। बस जरूरत है एक मौके की। लेकिन मौका कहाँ से आएगा? कौन मुझे सुनेगा? कौन परवाह करेगा? मैं वापस नीचे आती हूँ, बिस्तर पर लेटती हूँ। नींद नहीं आती, घंटों करवटें बदलती रहती हूँ। सुबह की रोशनी आती है तो मैं उठती हूँ। रमेश जी सो रहे हैं। मैं चुपचाप बाहर निकलती हूँ, समुद्र के किनारे जाती हूँ। लहरें आ रही हैं, रेत ठंडी है। मैं बैठ जाती हूँ, पानी छूती हूँ, ठंडा है। एक बुजुर्ग आदमी करीब से गुजरता है। वो मुझे देखता है, रुकता है। आप ठीक है मैडम?
मैं मुस्कुराती हूँ। हाँ, बिल्कुल। आप मीरा जी हैं ना? रेडियो वाली? मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। हाँ, मैं आपको बहुत सुनता था। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अब क्यों नहीं आती? स्टेशन ने बंद कर दिया। वो सिर हिलाता है। बहुत बुरा हुआ। आजकल सिर्फ जवानों की कद्र है। हम बुजुर्गों की कोई नहीं सुनता। वो चला जाता है। मैं अकेली रह जाती हूँ। उसकी बात दिल में चुभती है। हम बुजुर्गों की कोई नहीं सुनता। मैं उठती हूँ। घर लौटती हूँ। दरवाज़ा खोलती हूँ। अंदर अंधेरा है। मैं लाइट जलाती हूँ। दर्पण में अपनी परछाई देखती हूँ। आंखों में नमी है, लेकिन आंसू नहीं गिरते क्योंकि मैं मजबूत हूँ। अभी भी मजबूत हूँ। फिर भी भीतर से टूट रही हूँ। धीरे धीरे, चुपचाप। इस भाग 4, अपमान और अंधेरा। पुराने टेप का रोना। सुबह उठती हूँ तो बारिश हो रही है। खिड़की से बाहर देखती हूँ। आसमान काला है। समुद्र उफान पर है। लहरें तेज हैं। मौसम मेरे मन जैसा है। रमेश जी अस्पताल गए हैं, नियमित जांच के लिए। मैं अकेली हूँ। घर सुनसान है। मैं स्टडी में जाती हूँ। ये कमरा छोटा है। अलमारी में पुराने कागज भरे हैं। आज मैं उन्हें छांटने का फैसला करती हूँ। एक एक करके निकालती हूँ। पुराने बिल हैं, पत्र हैं, तस्वीरें हैं, धूल जमी है। मैं पहुंचती हूँ। फिर एक डिब्बा मिलता है। लकड़ी का है। भारी है। खोलती हूँ तो अंदर कैसेट टेप है। मैं एक टेप उठाती हूँ। लेबल पर लिखा है, पहला प्रसारण 15 अगस्त 1984। मेरे हाथ कांपते हैं। 41 साल पुराना टेप है। मैं इसे भूल गई थी। कमरे में एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा है। मैं उसे निकालती हूँ। धूल झाड़ती हूँ। प्लग लगाती हूँ। टेप डालती हूँ। प्ले बटन दबाती हूँ। पहले शोर आता है, फिर संगीत, फिर एक आवाज। मेरी आवाज, लेकिन जवान आवाज, नर्म आवाज, आत्मविश्वास से भरी आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा जोशी हूँ। आज मेरा पहला दिन है। मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे बात करके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फर्श पर बैठ जाती हूँ। आंखें बंद करती हूँ। सुनती हूँ। वो मीरा बोल रही है। वो मीरा जिसे सपने थे, जिसे डर नहीं था, जिसे दुनिया जीतनी थी। आंसू गिरते हैं। मैं रोकती नहीं, क्योंकि कल की मीरा आज की मीरा को तसल्ली दे रही है। कह रही है, तुम मजबूत थीं, अभी भी हो। टेप खत्म होता है। मैं आंखें खोलती हूँ। कमरा धुंधला दिखता है आंसुओं से। मैं पहुंचती हूँ। फिर डिब्बे में देखती हूँ। और भी चीजें हैं। पुरानी चिट्ठियां हैं। श्रोताओं की चिट्ठियां। मैं एक उठाती हूँ। पीला पड़ गया है। खोलती हूँ। पढ़ती हूँ। मीरा जी, मैं आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन आपकी आवाज ने मुझे रोका। आपने कहा, कल बेहतर होगा। मैंने विश्वास किया। आज मैं जीवित हूँ। शुक्रिया। मेरा गला भर आता है। मैं हकलाकर बोलती हूँ, सच में मैंने इतना किया था? एक और चिट्ठी पढ़ती हूँ। मीरा दी, माँ की मौत के बाद मैं टूट गया था। आपकी आवाज ने मुझे संभाला। आप मेरी माँ जैसी लगती हैं। धन्यवाद। मैं सारी चिट्ठियां पढ़ती हूँ, एक एक करके। कुछ में धन्यवाद है, कुछ में प्यार है, कुछ में दर्द है, लेकिन सब में एक बात समान है। मेरी आवाज ने उन्हें छुआ था, बदला था। मैं चिट्ठियां सीने से लगाती हूँ। रोती हूँ। जोर जोर से रोती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास होता है, मैं जरूरी थी। मैं महत्वपूर्ण थी। मैं किसी की जिंदगी थी। शाम को रमेश जी घर आते हैं। तुम रो रही थी? नहीं, बस पुरानी यादें देख रही थी। वो कुछ नहीं कहते। अपने कमरे में चले जाते हैं। मैं अकेली बैठी रहती हूँ। फोन उठाती हूँ। सोशल मीडिया खोलती हूँ। मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन बेटी ने सिखाया था। रेडियो तरंग का पेज ढूंढती हूँ। खोलती हूँ। नई आरजे की तस्वीरें हैं। उसका नाम रिया है। जवान है। खूबसूरत है। कमेंट पढ़ती हूँ। रिया बहुत अच्छी है। नई आवाज ताजगी लाई। पुरानी आरजे बोरिंग थी। आखिरी कमेंट पढ़कर दिल बैठ जाता है। बोरिंग। मैं बोरिंग थी। एक कमेंट और है। मुझे मीरा दी की याद आती है। वो सच में अच्छी थी। इस कमेंट पर बस 3 लाइक हैं। बाकी सब रिया के लिए हैं। मैं फोन रख देती हूँ। रात को नींद नहीं आती। छत पर जाती हूँ। बारिश रुक गई है। तारे दिख रहे हैं। मैं आसमान देखती हूँ। सोचती हूँ, क्या सच में मैं खत्म हो गई? क्या मेरा कोई मूल्य नहीं बचा? अचानक फोन की घंटी बजती है। एक अनजान नंबर है। मैं उठाती हूँ। हेलो, मीरा जी, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। मैं एक पॉडकास्ट चलाता हूँ।
आवाज़ें जो गुम हुई नाम है। जी, मैं आपके बारे में सुना है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शो में गेस्ट बनें। अपनी कहानी सुनाइए। मैं चुप रहती हूँ। ये अचानक क्यों? मीरा जी, आप वहाँ हैं? हाँ, लेकिन मैं नहीं जानती। प्लीज़, आपकी आवाज़ को लोगों को सुनना चाहिए। कल शाम 6 बजे। स्टूडियो का पता भेज दूँगा। फ़ोन कट जाता है। मैं खड़ी रहती हूँ। क्या मुझे जाना चाहिए? क्या ये सही है? अगली शाम मैं स्टूडियो जाती हूँ। छोटी सी जगह है। एक कमरे में माइक लगा है। कैमरे हैं। अर्जुन मुझे रिसीव करता है। उम्र 30 के करीब है। दाढ़ी है। मुस्कुराता है। मीरा जी, स्वागत है। बैठिए। मैं बैठती हूँ। हेडफोन पहनती हूँ। माइक सामने है। पुरानी याद आती है। दिल धड़कता है। तैयार है? हाँ। लाइव शुरू होता है। अर्जुन बोलता है, दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। मीरा जोशी। इन्होंने 41 साल रेडियो में बिताए। आज हम उनकी कहानी सुनेंगे। वो मुझसे पूछता है, मीरा जी, आपको रेडियो से क्यों प्यार था? मैं सांस लेती हूँ, बोलती हूँ, क्योंकि आवाज में शक्ति है। चेहरा नहीं दिखता, उम्र नहीं दिखती, बस भावना दिखती है। मैं लोगों को छूना चाहती थी, बदलना चाहती थी, और आपने बदला। आपके श्रोता आपसे प्यार करते थे, अब नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई। क्योंकि दुनिया को जवान चाहिए। पुराने लोग बेकार हो जाते हैं। मेरी आवाज कांपती है। अर्जुन कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। मैं जारी रखती हूँ। लोग कहते हैं, आराम करो। लेकिन मैं आराम नहीं चाहती। मैं काम चाहती हूँ। मैं अपनी पहचान चाहती हूँ। क्या यह गलत है? आंसू गिरते हैं। मैं रोकती नहीं। लाइव में रो रही हूँ। मीरा जी, मुझे माफ कीजिए। मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ, हम बुजुर्ग खत्म नहीं होते। हमारे अंदर अभी भी बहुत कुछ है। बस कोई सुनता नहीं। स्क्रीन पर कमेंट आने लगते हैं। मीरा जी, आप सही कह रही हैं। हम आपके साथ हैं। आप वापस आइए। फिर एक कमेंट चमकता है। अर्जुन उसे पढ़ता है। मैं वही लहरों जैसा श्रोता हूँ। मीरा दी, आप फिर बोलिए। हम हैं ना? मेरे दिल में कुछ टूटता है, कुछ जुड़ता है। मैं स्क्रीन देखती हूँ और कमेंट आ रहे हैं। हम सुनेंगे। आप हमारी आवाज है। वापस आइए। मैं अर्जुन को देखती हूँ। वो मुस्कुरा रहा है। मीरा जी, लोग आपको चाहते हैं। आप रुकी क्यों? मैं कुछ नहीं कहती, बस आंसू पोंछती हूँ। लाइव खत्म होता है। मैं खड़ी होती हूँ। अर्जुन हाथ मिलाता है। आप अद्भुत हैं। यकीन मानिए। घर लौटती हूँ तो रात हो गई है। रमेश जी सो गए हैं। मैं छत पर जाती हूँ। तारे चमक रहे हैं। समुद्र शांत है। मैं गहरी सांस लेती हूँ। दिल में एक बात साफ है, मैं खत्म नहीं हुई। मैं अभी भी यहाँ हूँ। मेरी आवाज अभी भी मायने रखती है। मैं अपने हाथ देखती हूँ। झुर्रियाँ हैं, लेकिन मजबूत हैं। मैं मुट्ठी बांधती हूँ। मैं फिर उठूंगी। मैं फिर बोलूंगी। ये मेरा वादा है। आंखों में नई चमक है। आंसू सूख गए हैं। अब सिर्फ संकल्प है। मैं वापस नीचे आती हूँ। डायरी खोलती हूँ। लिखती हूँ। कल से नई शुरुआत। अपने बल पर। पेन रखती हूँ। मुस्कुराती हूँ। पहली बार 3 महीने में सच्ची मुस्कान है। क्योंकि अब मैं जानती हूँ, ये लड़ाई मेरी है और मैं हारूंगी नहीं। भाग 5। याद का उजाला। आवाज सिर्फ नौकरी नहीं। सुबह उठती हूँ तो मन हल्का है। कल की पॉडकास्ट याद आती है। श्रोताओं के कमेंट याद आते हैं। हम है ना? ये 3 शब्द दिल में गूंजते हैं। मैं खिड़की खोलती हूँ। समुद्र शांत है। हवा ठंडी है। सूरज उग रहा है। आकाश में नारंगी रंग फैल रहा है। मैं गहरी सांस लेती हूँ। आज कुछ अलग लगता है। चाय बनाती हूँ। धीरे धीरे पीती हूँ। सोचती हूँ, मेरी आवाज सिर्फ नौकरी नहीं थी, रिश्ता थी। लोग उसमें अपने दिन की धूप ढूंढते थे। सुबह की उम्मीद ढूंढते थे। मैं उनकी खिड़की थी, उनका दरवाजा थी। अगर मैं चुप हुई तो कई खिड़कियां बंद हो जाएंगी। कई दिल अंधेरे में रह जाएंगे। इसलिए फिर से उठना ही होगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मैं डायरी खोलती हूँ। कल लिखे शब्द पढ़ती हूँ। नई शुरुआत। अपने बल पर। हाँ, ये सही है। लेकिन कैसे? रास्ता क्या है? पुराने दिन याद आते हैं। जब पहली बार रेडियो स्टेशन गई थी, उस दिन मेरी उम्र 27 साल थी। नई नवेली दुल्हन थी। रमेश जी ने मना किया था, औरतों को घर में रहना चाहिए। लेकिन मैंने जिद की, क्योंकि सपना था, आवाज देने का सपना। पहला दिन डर के साथ गुजरा। हाथ कांप रहे थे। आवाज लड़खड़ा रही थी। लेकिन माइक के सामने बैठी तो सब ठीक हो गया। जैसे घर मिल गया, जैसे मैं वहीं की थी।
धीरे धीरे श्रोता बढ़े, चिट्ठियां आने लगीं, फोन आने लगे। लोग कहते, मीरा जी, आप हमारे परिवार की हैं। ये शब्द सुनकर लगता सब कुछ सार्थक है। एक बार एक माँ ने लिखा था, उसका बेटा कैंसर से लड़ रहा था। आखिरी दिनों में वो मेरा प्रसारण सुनता था। माँ ने लिखा, आपकी आवाज ने उसे शांति दी। वो मुस्कुराते हुए गया। उस दिन मैं बहुत रोई। समझ आया कि मैं सिर्फ बोल नहीं रही, किसी की जिंदगी छू रही हूं। आज भी वैसा ही है। लोग चाहते हैं, मुझे चाहते हैं, बस मैं खुद को भूल गई थी। अब याद आ रहा है, दिल में उम्मीद लौटती है। डर अब भी है क्योंकि रास्ता अनजान है, लेकिन हिम्मत ज्यादा है। मैं कर सकती हूँ, मुझे करना ही होगा। रमेश जी नाश्ते के लिए आते हैं। मैं उनके सामने बैठती हूँ, चाय परोसती हूँ, कुछ देर चुप रहती हूँ, फिर धीरे से बोलती हूँ, देखो थोड़ा सा दो ना। वो मुझे देखते हैं, चश्मा उतारते हैं। किस बात में? मैं फिर से शुरू करना चाहती हूँ। अपना काम, अपनी आवाज। वो सिर हिलाते हैं, कुछ नहीं कहते, बस हिलाते हैं। कम शब्द, पर स्वीकार है। मुझे इतना ही काफी है। दोपहर को अर्जुन का फोन आता है। मीरा जी, कल का एपिसोड बहुत हिट हुआ। हजारों लोगों ने सुना। सब आपको वापस चाहते हैं। सच में? हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप हर हफ्ते मेरे शो में आए, अपनी कहानियां सुनाई, लोगों से बात करें। मैं मुस्कुराती हूँ। मैं सोचूंगी, मीरा जी प्लीज, आप जरूरी हैं। फोन रखती हूँ तो दिल धड़कता है। ये छोटी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत तो है। शाम को समुद्र किनारे जाती हूँ, रेत पर बैठती हूँ, लहरें आती हैं, जाती हैं। मैं उन्हें देखती रहती हूँ, सोचती हूँ, जिंदगी भी ऐसी ही है, कभी ऊपर, कभी नीचे, लेकिन रुकती नहीं। मैं भी नहीं रुकूंगी, चाहे कितनी भी उम्र हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। मेरी आवाज अभी बाकी है, मेरा काम अभी अधूरा है। सूरज डूब रहा है, आकाश लाल है, खूबसूरत है। मैं उठती हूँ, घर की तरफ चलती हूँ। कदम हल्के हैं, दिल भारी नहीं, क्योंकि अब रास्ता दिख रहा है। घर पहुंचती हूँ तो रमेश जी टीवी देख रहे हैं। मैं बगल में बैठती हूँ, उनका हाथ पकड़ती हूँ। वो चौंकते हैं, मैं मुस्कुराती हूँ। शुक्रिया। वो कुछ नहीं कहते, बस हाथ दबाते हैं, हल्का सा दबाते हैं। मुझे समझ आता है, वो साथ हैं, चुपचाप साथ हैं। रात को सोने से पहले एक बार फिर डायरी खोलती हूँ, नया पन्ना खोलती हूँ, लिखती हूँ, आज से नया सफर। डर है पर हिम्मत ज्यादा, क्योंकि मैं अकेली नहीं। श्रोता है, रमेश जी हैं, और सबसे जरूरी मैं खुद हूं। पेन रखती हूँ, लाइट बुझाती हूँ, आंखें बंद करती हूँ। पहली बार आराम से नींद आती है, क्योंकि दिल में शांति है। उम्मीद है, कल फिर सूरज उगेगा और मैं तैयार रहूंगी। भाग 6, पलटवार। स्मार्टफोन से फिर शुरू। अगली सुबह मैं फोन पे कुछ ढूंढती हूँ, यूट्यूब खोलती हूँ, देखती हूँ कि लोग कैसे शुरू करते हैं, वीडियो बनाते हैं, चैनल चलाते हैं। मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन हार नहीं मानती। दोपहर को बेटी का फोन आता है। मैं उससे पूछती हूँ, बेटा, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं? वो हंसती है। माँ, तुम्हें क्यों चाहिए? मैं शुरू करना चाहती हूँ अपना कुछ। वो चुप हो जाती है, फिर कहती है, माँ, सुष्मिता से बात करो, वो मदद करेगी। सुष्मिता मेरी नातिन है, बेटी की बेटी। उम्र 22 साल है, कॉलेज में पढ़ती है, स्मार्ट लड़की है, उसे टेक्नोलॉजी अच्छी आती है। शाम को सुष्मिता का फोन आता है। दादी, माँ ने बताया, तुम चैनल बनाना चाहती हो? हाँ बेटा, तू मदद करेगी? बिल्कुल, मैं कल आती हूँ। अगले दिन सुष्मिता आती है, बैग में लैपटॉप है, माइक है, तार हैं। वो मुस्कुराती है। दादी, हम शुरू करेंगे। पहले वो मेरे पुराने टेप सुनती है, कैसेट प्लेयर से मोबाइल में रिकॉर्ड करती है, फिर कहती है, दादी, ये गोल्ड है, लोग ये सुनेंगे। सच में? हाँ, लोग पुरानी चीजें पसंद करते हैं, नॉस्टैल्जिया कहते हैं। वो चैनल बनाती है, नाम रखती है मीरा दी की चिट्ठियां। मुझे अच्छा लगता है, सरल नाम है, सच्चा नाम है। फिर हम घर का स्टोर रूम देखते हैं। छोटा कमरा है, सामान भरा है, हम सफाई करते हैं, पुराने डिब्बे हटाते हैं, जगह बनाते हैं। सुष्मिता एक मेज रखती है, कुर्सी रखती है, दीवार पर मोटा कपड़ा टांगती है। दादी, ये साउंड के लिए है, ताकि गूंज ना हो। वो एक सस्ता यूएसबी माइक लाती है। ये काम चलेगा,
बाद में अच्छा खरीद लेंगे। एक गर्म लैंप भी लाती है, लाइट के लिए। चेहरा साफ दिखना चाहिए। मैं देखती हूँ, छोटा स्टूडियो तैयार है, मेरा अपना स्टूडियो। दिल भर आता है। सुष्मिता कहती है, चलो पहला वीडियो बनाते हैं। मैं माइक के सामने बैठती हूँ, घबराती हूँ। क्या कहूँ जो दिल में हो? बस सरल रहो। वो कैमरा ऑन करती है। मैं स्क्रीन देखती हूँ, अपना चेहरा देखती हूँ। झुर्रियाँ दिखती हैं, सफेद बाल दिखते हैं, लेकिन आंखें चमक रही हैं। मैं सांस लेती हूँ, बोलना शुरू करती हूँ। नमस्ते, मैं मीरा जोशी हूँ। आप में से कुछ लोग मुझे याद करते होंगे। मैं रेडियो तरंग पर थी, 41 साल तक। अब वो खत्म हो गया, लेकिन मैं नहीं। मैं मुस्कुराती हूँ। रेडियो घट गया होगा, पर आवाज अभी है ना? मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। यहाँ, आपके साथ। अगर आप सुनना चाहें तो मैं बोलूंगी, क्योंकि बोलना मेरी जिंदगी है। सुष्मिता कैमरा बंद करती है। परफेक्ट दादी। वो वीडियो एडिट करती है, अपलोड करती है। पहला वीडियो लाइव हो जाता है। मैं देखती हूँ। अजीब लगता है। मैं स्क्रीन पर हूँ, लेकिन अच्छा लगता है। पहले दिन 10 व्यू आते हैं, दूसरे दिन 15। टिप्पणियां नहीं आती, मैं निराश होती हूँ। सुष्मिता कहती है, दादी धैर्य रखो, समय लगता है। मैं रोज रिकॉर्ड करती हूँ। हर सुबह स्टोर रूम में जाती हूँ, माइक के सामने बैठती हूँ, बोलती हूँ। कभी पुरानी कहानियां सुनाती हूँ, कभी श्रोताओं की चिट्ठियां पढ़ती हूँ, कभी बस दिल की बात करती हूँ। व्यू धीरे धीरे बढ़ते हैं, 20, 50, 100। लेकिन टिप्पणियां अभी भी कम हैं। फिर भी मैं रुकती नहीं, क्योंकि निरंतरता ही भरोसा बनाती है। सुष्मिता ने कहा था, तीसरा हफ्ता आता है, मैं नया वीडियो अपलोड करती। हम्म, उसमें मैंने एक पुरानी चिट्ठी पढ़ी है। एक माँ ने लिखी थी, उसका बेटा बीमार था। मेरी आवाज सुनकर शांति मिलती थी। शाम को फोन चेक करती हूँ, एक नई टिप्पणी है। मैं पढ़ती हूँ, बचपन में दादी के संग आपकी शो सुनता था। उनकी याद आ गई। फिर से वही सुकून मिला। शुक्रिया मीरा दी। मेरे आंसू निकल आते हैं। मैं टिप्पणी बार बार पढ़ती हूँ। किसी को याद आया, किसी को सुकून मिला, बस इतना ही चाहिए था। मैं जवाब लिखती हूँ, शुक्रिया बेटा, मैं यहाँ हूँ, हमेशा रहूंगी। अगले दिन और टिप्पणियां आती हैं। मीरा दी, आप वापस आई, बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज घर जैसी है। हम इंतजार कर रहे थे। व्यू बढ़ने लगते हैं, 200, 500, 1000। चैनल धीरे धीरे सांस पकड़ता है, जीवित हो रहा है। सुष्मिता खुश है। दादी, ये चल रहा है, बस जारी रखो। रमेश जी भी देखने लगते हैं। एक दिन वो कहते हैं, तुम अच्छी लग रही हो वीडियो में। मैं चौंकती हूँ। सच में? हाँ, पहले से बेहतर। ये छोटी सी तारीफ है, लेकिन दिल को छू जाती है। एक शाम अर्जुन का फोन आता है। मीरा जी, मैंने आपका चैनल देखा, लाजवाब है। शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि हम कोलैबोरेशन करें। मेरे पॉडकास्ट पर आपका एक सेगमेंट हो, हर हफ्ते। सच में? हाँ, लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप जरूरी हैं। मैं सोचती हूँ, फिर हाँ कहती हूँ, क्योंकि ये मौका है, आगे बढ़ने का मौका। चौथे हफ्ते एक अजीब टिप्पणी आती है। किसी ने लिखा है, क्या रेडियो तरंग को पता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की? मीरा जी को हटाकर। मैं मुस्कुराती हूँ। हाँ, शायद उन्हें पता चल रहा होगा, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठी। मैं वापस आ रही हूँ। 5वें हफ्ते व्यू 5000 पार करते हैं। सुष्मिता नाचती है। दादी, वायरल हो रहा है। मैं समझती नहीं, लेकिन खतुशी होती है। छठे हफ्ते एक मैसेज आता है, विनोद साहब का, रेडियो स्टेशन के मैनेजर का। मीरा जी, आपका चैनल देखा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बधाई। मैं जवाब नहीं देती, क्योंकि अब जरूरत नहीं। मैं अपने बल पर खड़ी हूँ। रात को छत पर जाती हूँ। तारे चमक रहे हैं, समुद्र शांत है। मैं गहरी सांस लेती हूँ। दिल में शांति है, संतोष है। मैंने फिर से शुरू किया, अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब मैं जानती हूँ, उम्र सिर्फ एक संख्या है। असली ताकत इरादे में है, और मेरा इरादा मजबूत है। मैं वापस मुड़ती हूँ, नीचे जाती हूँ। कल फिर रिकॉर्डिंग करनी है, फिर बोलना है, फिर जीना है। और मैं तैयार हूँ। भाग 7, सच की जीत। पुरानी रंजिश, नई राह। 2 महीने गुजर गए। चैनल बढ़ रहा है, व्यू बढ़ रहे हैं, टिप्पणियां आ रही हैं। हर दिन नए श्रोता जुड़ रहे हैं। मैं नियमित रिकॉर्ड करती हूँ, कभी नहीं चूकती, क्योंकि श्रोताओं ने भरोसा किया है। एक सुबह फोन बजता है, अनजान नंबर है। मैं उठाती हूँ। हेलो,
मीरा जी, मैं विनोद त्रिपाठी बोल रहा हूँ। मेरे हाथ रुक जाते हैं। रेडियो स्टेशन के मैनेजर हैं, जिन्होंने मुझे नोटिस दिया था। जी, बोलिए। मीरा जी, मैंने आपका चैनल देखा। बहुत अच्छा चल रहा है। हम चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं, नया शो करें। फ्री हैंड देंगे, सब कुछ आपकी मर्जी से। मैं चुप रहती हूँ। कुछ देर सोचती हूँ। ये वही आदमी है जिसने कहा था, आपका स्टाइल पुराना हो गया। अब बुला रहा है, क्योंकि मैं कामयाब हो रही हूँ। विनोद साहब, आपकी कृपा के लिए शुक्रिया। लेकिन अब मेरा रास्ता अलग है। मैं अपने चैनल से खुश हूँ। लेकिन मीरा जी, हम अच्छा पैकेज देंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। साहब, तकलीफ पैसे की नहीं थी, इज्जत की थी। वो आपने नहीं दी। अब मुझे जरूरत नहीं। मैं फोन रख देती हूँ। दिल धड़कता है, लेकिन संतोष है। मैंने अपनी बात कही, बिना गुस्से के, बिना नफरत के। दोपहर को सुष्मिता आती है। दादी, कुछ दिखाना है। वो लैपटॉप खोलती है, एक वेबसाइट दिखाती है। रेडियो तरंग की साइट है। एक पोस्ट है। शीर्षक पढ़ती हूँ, माफीनामा। क्या है ये? दादी, पढ़ो। मैं पढ़ती हूँ। हम रेडियो तरंग की तरफ से माफी मांगते हैं। मीरा जोशी जी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए वो गलत थे। उन पर कॉपीराइट का झूठा आरोप लगा। अफवाहें फैलाई गईं। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। मीरा जी एक सम्मानित कलाकार हैं। उनके योगदान को हम सलाम करते हैं। मैं स्क्रीन देखती रहती हूँ। आंसू आते हैं, लेकिन खुशी के आंसू हैं। सच सामने आ गया। बस यही चाहती थी। दादी, लोग कमेंट कर रहे हैं, सब तुम्हारे साथ हैं। मैं कमेंट पढ़ती हूँ। मीरा जी को न्याय मिला। अच्छा हुआ। रेडियो तरंग को शर्म आनी चाहिए। मीरा दी, हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं गहरी सांस लेती हूँ। मैं बदला नहीं चाहती थी, बस सच सामने आना जरूरी था। अब आ गया। शाम को अर्जुन का फोन आता है। मीरा जी, बधाई। आपके पॉडकास्ट के 5,000 श्रोता पूरे हो गए। सच में? हाँ, और बढ़ रहे हैं। लोग आपको प्यार करते हैं। मैं मुस्कुराती हूँ। शुक्रिया अर्जुन, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। नहीं, मीरा जी, ये आपकी मेहनत है, आपकी आवाज है। फोन रखने के बाद मैं अपने चैनल खोलती हूँ, टिप्पणियां पढ़ती हूँ, हर एक को जवाब देती हूँ। शुक्रिया बेटा, धैर्य रखिए, हम सब साथ हैं। आपका प्यार ही मेरी ताकत है। मैं यहाँ हूँ, हमेशा रहूंगी। हर टिप्पणी का आदर से जवाब देती हूँ, क्योंकि ये लोग ही मेरा परिवार हैं। अगले दिन मैं कैफे जाती हूँ, चाय पीने। एक छोटी सी जगह है, शांत है, मुझे अच्छी लगती है। काउंटर पर एक महिला खड़ी है, उम्र 40 के करीब होगी। मुस्कुराती है। मीरा जी, आप? मैं चौंकती हूँ। आप मुझे जानती हैं? हाँ, मैं आपका चैनल देखती हूँ, रोज देखती हूँ। ओह, शुक्रिया। मीरा जी, बैठिए, चाय मैं बनाती हूँ। मैं बैठती हूँ। वो चाय लाती है, बगल में बैठती है। मेरा नाम शीला है, ये कैफे मेरा है। अच्छी जगह है। मीरा जी, आप जानती हैं, मैं भी निराश थी। पति गुजर गए, बच्चे दूर हैं, अकेली थी। फिर आपका वीडियो देखा। आपने कहा, उम्र कोई बाधा नहीं। मुझे हिम्मत मिली, मैंने ये कैफे खोला। मेरे आंसू निकल आते हैं। सच में? हाँ, आप चमकती हैं मीरा जी। आप हमें रोशनी देती हैं। मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ। नहीं बेटी, तुमने यकीन किया, इसलिए ये सब हुआ। मैंने तो बस बोला, और वही काफी था। हम चुपचाप चाय पीते हैं। बाहर बारिश शुरू होती है, हल्की बारिश, ठंडी हवा आती है। अच्छा लगता है। घर लौटती हूँ तो रमेश जी सोफे पर बैठे हैं। मैं बगल में बैठती हूँ। आज कहाँ थी? कैफे गई थी। वहां एक बहन मिली। मेरी वजह से उसने अपना काम शुरू किया। रमेश जी मुस्कुराते हैं। तुम अच्छा काम कर रही हो, मुझे गर्व है। मेरा दिल भर आता है। उन्होंने पहली बार ऐसा कहा, इतने सालों में पहली बार। शुक्रिया। रात को मैं छत पर जाती हूँ। एक छोटा पौधा लाई हूँ, गमले में लगाया है। तुलसी का पौधा है। खिड़की पर रखती हूँ, पानी देती हूँ। मन में कहती हूँ, जड़ें फिर जम रही हैं, क्योंकि हम हार माने बिना लगे रहे। पौधा छोटा है, कमजोर है, लेकिन जीवित है। बढ़ेगा, मजबूत होगा, मेरी तरह। समुद्र की आवाज आ रही है। लहरें शांत हैं, तारे चमक रहे हैं। मैं गहरी सांस लेती हूँ। दिल में शांति है, संतोष है। अगले दिन सुष्मिता का मैसेज आता है। दादी, एक ब्रांड कोलैबोरेशन चाहता है। अच्छा पैसा दे रहे हैं। मैं जवाब देती हूँ, देख लो, जो सही लगे। दादी, तुम बदल गई हो। पहले डरती थी, अब आत्मविश्वास है। मैं मुस्कुराती हूँ। हाँ, मैं बदल गई हूँ, क्योंकि मैंने सीखा
गिरना खराब नहीं, खराब है ना उठना। शाम को मैं स्टोर रूम में जाती हूँ, अपने छोटे स्टूडियो में, माइक के सामने बैठती हूँ, रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जिंदगी में कभी-कभी हम गिर जाते हैं। हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। जब तक सांस है, उम्मीद है। मैं गिरी, लेकिन फिर उठी, क्योंकि आप सब साथ थे। आपका प्यार था। शुक्रिया, हमेशा के लिए शुक्रिया। रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। आंखें भीगी हैं, लेकिन खुशी है, पूरी खुशी है। रात को बिस्तर पर लेटती हूँ। नींद आती है, अच्छी नींद। सपने आते हैं, अच्छे सपने, क्योंकि अब डर नहीं, अब सिर्फ अविश्वास है। अपने पर, अपनी आवाज पर, अपनी ताकत पर। कल फिर सूरज उगेगा, मैं फिर बोलूंगी, फिर जीऊंगी, और ये सफर जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। पियक आर्ट, नई जिंदगी। आखिरी प्रसारण नहीं, पहले सीजन का फिनाले। दृश्य शहर का बड़ा सभागार, मंच पर रोशनी। 1 साल गुजर गया। आज एनिवर्सरी स्पेशल है। मंच पर खड़ी हूँ। सामने 500 लोग बैठे हैं। बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सब मुझे देख रहे हैं। चैनल अब 3 लाख सब्सक्राइबर पार कर गया। देश भर की लाइब्रेरी बुलाती है, सीनियर क्लब बुलाते हैं। मैं जाती हूँ, बोलती हूँ, क्योंकि अब डर नहीं। माइक पकड़ती हूँ, आंखें स्थिर हैं, आवाज मजबूत है। दोस्तों, 1 साल पहले मुझे लगा था सब खत्म हो गया। नौकरी गई, इज्जत गई, पहचान गई। मैं रुकती हूँ, सांस लेती हूँ, लेकिन आप सबने सिखाया, रिटायरमेंट अंत नहीं, बस चैनल बदलना है। जिंदगी फिर बहती है, तालियां बजती हैं, जोर की तालियां। मेरा दिल भर आता है। प्रोग्राम खत्म होता है, लोग मिलने आते हैं। एक बुजुर्ग महिला कहती है, दी, आज फिर नौकरी पर लौटने की हिम्मत मिली, शुक्रिया। एक जवान लड़की कहती है, मीरा जी, आपकी वजह से माँ से सुलह कर ली। 3 साल से बात नहीं हुई थी। मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ। आपके साथ हूँ, इसलिए आप भी चलिए, हम साथ चलेंगे। घर लौटती हूँ तो शाम हो गई है। रमेश जी इंतजार कर रहे हैं। चलो सैर करते हैं। हम साथ निकलते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं। मैं उनका हाथ थामती हूँ। वो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन साथ कसा रहता है। बस यही काफी है। रात को स्टूडियो में जाती हूँ, बत्ती बुझाती हूँ, मन में दोहराती हूँ, कल फिर बोलूंगी, अपनी असली आवाज में, क्योंकि सच में आखिर आवाज ही मेरी पहचान है। फ्लैशबैक 1 साल पहले सबसे बड़ा अपमान, दृश्य रेडियो स्टेशन का सम्मान समारोह, भीड़ भरी। वो दिन था जब स्टेशन ने मेरा विदाई समारोह रखा था। मंच पर बुलाया, सामने 50 लोग, सब स्टाफ, सब जानते थे मुझे। विनोद साहब माइक पर बोले, मीरा जी ने 41 साल दिए, लेकिन अब समय बदल गया, हमें नई सोच चाहिए। फिर नई आरजे रिया को बुलाया। जवान लड़की मुस्कुराती हुई आई। रिया हमारा भविष्य है। फ्रेश वॉइस, ट्रेंडी। तालियां बजीं, जोर की तालियां। मुझसे पूछा, मीरा जी कुछ कहना चाहेंगी? मैं खड़ी हुई, माइक पकड़ा, मुंह खोला, शब्द नहीं निकले। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, बूढ़ी हो गई, अब क्या बोलेगी? दूसरे ने कहा, पुराने जमाने की बात, अब कौन सुनता है? मेरे हाथ कांपे, माइक गिर गया, फर्श पर आवाज गूंजी। सब चुप हो गए, मुझे देखने लगे। कोई हंसा नहीं, लेकिन आंखों में हंसी थी। मैं नीचे झुकी, माइक उठाया, आंसू गिरे, मंच पर, सबके सामने। माफ कीजिए, ये 2 शब्द कहकर भाग गई। बाहर, सड़क पर, रोती रही। उस दिन समझ आया, उन्हें मेरी कद्र नहीं थी, बस छुटकारा चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे। उस रात मैंने तय किया, मैं चुप नहीं रहूंगी, हारूंगी नहीं, फिर से खड़ी होऊंगी। और आज, 1 साल बाद, मैं खड़ी हूं, अपने बल पर, अपनी पहचान पर, क्योंकि आवाज कभी बूढ़ी नहीं होती, बस सुनने वाले बहरे हो जाते हैं। समाप्त।